अस्सलाम वालेकुम जी। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी तालीमी नफ्सियात का बच्चों की तालीम से क्या ताल्लुक़ है। तालीमी नफ्सियात के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं असातिज़ा के लिए, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो असातिज़ा अगर जानें और उनका अपनी रोज़मर्रा की प्रोफेशनल ज़िंदगी में इत्तलाक़ करें तो असातिज़ा कैसे पहले से बेहतर असातिज़ा बन सकते हैं। ये है एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक फ़ायदा, और इसी से मुतल्लिक़ हम आपको मुख्तलिफ़ एंगल्स, ज़ाविये दिखाते हैं कि कैसे बच्चों की नशो नुमा, बच्चों की लर्निंग, बच्चों की नफ्सियात, इन तमाम चीज़ों का एजुकेशनल साइकोलॉजी से, बच्चों की तालीम और तरबियत से क्या ताल्लुक़ है। इस रेफरेंस में हमने आपसे पिछली दफ़े एक बहुत बड़े रूसी साइकोलॉजिस्ट की थियरी का जिक्र किया था। आपको याद होगा, मैं वाइगॉट्स्की की बात कर रहा हूं, और हमने आपको उसकी पर्सनैलिटी थियरी और उसकी एजुकेशनल थियरीज़ के तसव्वुरात के बारे में काफ़ी मुदल्लल और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी थी। आज हम एक और बड़े यूरोपी माहिर नफ्सियात का जिक्र करेंगे, जिसका बहुत बड़ा नाम है, ख़ास तौर पे नशो नुमा की साइकोलॉजी या डेवलपमेंटल या चाइल्ड साइकोलॉजी से जिसका ताल्लुक़ था, और जो अपने काम, अपनी तहकीकात, अपने मुशाहिदात और अपने तसव्वुरात की बिना पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत गहरे तासुरात छोड़ गया है। ये बड़ा नाम है, जैसे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, आपने अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख लिया होगा। दिस इज़ एरिक एरिक्सन, ए यूरोपियन हु माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप ड्यूरिंग द वॉर, before the war, and decided to settle in America in order to avoid being persecuted in Europe. आप जानते हैं 20वीं सदी की यूरोप की हिस्ट्री के 20वीं सदी में यूरोप में दो बहुत बड़ी जंगें हुई थी, जिनमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जाँ बहक हुए थे, जिनमें लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर्स, खरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ था। ये दो जंगें जो हैं, ये यूरोप के लिए ख़ास तौर पर और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लिए और तमाम दुनिया के लिए आम तौर पर बहुत ही गंभीर असरात छोड़ गई थी। इन जंगों से निकलते हुए, बचते हुए बहुत से लोग यूरोप से निकलकर अमेरिका में चले गए थे। कुछ लोग जर्मनी, सेंट्रल यूरोप से माइग्रेट करके इंग्लैंड भी आ गए थे। आप जानते हैं कि माहिरीन नफ्सियात में एक बहुत बड़ा नाम सिगमंड फ्रॉयड का है, जो कि वियना में सारी उम्र रहा, प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में वो लंदन मूव कर गया था। इसी तरह से हम आज जो जिक्र करेंगे वो एक बहुत बड़े माहिर नफ्सियात का है, जिसका ताल्लुक़ डेवलपमेंटल या एजुकेशनल साइकोलॉजी से है, और जिसका नाम एरिक्सन है। एरिक्सन की थियरी जो है, उसको जानने के लिए एक बात आपको खुलासे के तौर पे बता दूं कि उसकी थियरी वैसे तो उसने बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत से उसने काम किए हैं, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्लोजली रिलेटेड जो नुक्ता नज़र है वो है कि एरिक्सन बच्चों की या एक शख्स की नशोनुमा या डेवलपमेंट को 8 स्टेजेस में, मराहिल में तकसीम करता है। उसका ख्याल है कि हर मरहला जो है वो कुछ, जैसे हमने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि कुछ तो उस मरहले का ताल्लुक एक शख्स की जिंदगी के तिब्बियाती बरसों से होता है। हाउ ओल्ड इज ए पर्सन इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजिकल
years और दूसरे स्टेज का ताल्लुक जो है ये उसकी उम्र से भी के अलावा उसकी ज़हनी या नफ्सियाती नशो नुमा से भी है। तो जब एरिक्सन स्टेजेस का जिक्र करता है ऑफ डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स, तो वो जिक्र कर रहा है ऐसी 8 कंपार्टमेंट्स का, मराहिल का, जिससे गुजर कर एक इंसान जो है वो अपनी मिराज या अपनी इंतहा तक पहुंचता है। ये मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी और फिर गुजारिश कर दूं कि जब हम किसी साइकोलॉजिकल स्टेज का जिक्र करते हैं तो वो साइकोलॉजिकल स्टेज जो है वो कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। हम ये कहें कि 1 बरस से 3 बरस तक या 1 बरस से 5 बरस तक एक खास स्टेज है और फिर 6 बरस से या 5 बरस के एंड होने से, खत्म होने से 12वें बरस तक या 13वें बरस तक दूसरी स्टेज है। ऐसा नहीं है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ये नहीं होती, ये ओवरलैपिंग है। तो इसलिए जब हम स्टेजेस का जिक्र करते हैं एरिक्सन की थियरी में, तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि ये स्टेजेस जो हैं ये क्लियरली आइडेंटिफाइबल तो हैं, आप इनकी निशानदही तो कर सकते हैं एक शख्स की नशो नुमा से मुतल्लिक, लेकिन ये कहना कि एक स्टेज एक खास वक्त पर शुरू होती है और एक खास वक्त पर ख़त्म होती है, ऐसा नहीं है। एक पीरियड उसके शुरू होने का है और एक पीरियड उसके एंड होने का है। कोई क्लियर डिवाइडिंग लाइन नहीं है कि इस डिवाइडिंग लाइन पे वो स्टेज शुरू होगी और इस डिवाइडिंग लाइन पे वो स्टेज जो है वो ख़त्म होगी। इसलिए इस बारे में आप कंफ्यूज ना हों। दूसरी बात कि ये स्टेजेस जो हैं ये ओवरलैप भी कर सकती हैं। एरिक्सन का ख्याल है कि हर शख्स जो है वो जिंदगी में 8 मराहिल या स्टेजेस से गुजर कर अपनी मिराज तक या अपने इख्तिताम तक पहुंचता है और हर स्टेज पर उसको एक खास क्राइसिस या मसला दरपेश होता है और इन मसाइल को वो डेवलपमेंटल मसाइल या डेवलपमेंटल क्राइसिस कहता है। नशो नुमा के मसाइल या डेवलपमेंटल क्राइसिस आर द प्रॉब्लम्स that emerge at a certain stage of development in a child, a person's life, as he passes through from one chronological year to another year to another year and to another year. चलिए अब इन मराहिल का और इन डेवलपमेंटल स्टेजेस का भी जिक्र कर लेते हैं। एक शख्स को ये जानने के लिए कि वो अपनी जिंदगी से कैसे बेहतर तौर पे नबर्द आजमा हो सकता है, उसके लिए ये निहायत ज़रूरी होता है कि वो अपने डेवलपमेंटल क्राइसिस को आसान तरीके से अच्छी तरह से रिजॉल्व कर ले। अगर वो अच्छी तरह से रिजॉल्व कर लेगा तो उसकी ज़िंदगी में सुकून, खुशी, इत्मीनान और क्रिएटिविटी होगी। और अगर वो अपने मसाइल को जो कि एक ख़ास डेवलपमेंट स्टेज पे उसको दरपेश हैं, अगर उनको वो ठीक तरह से हल नहीं कर पा रहा, टैकल नहीं कर पा रहा, उनका सलूशन निकालने के काबिल नहीं है, तो फिर वो शख्स किसी हद तक गैर यकीनी ज़हनी हालत और गैर इत्मीनान, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, लैक ऑफ क्रिएटिविटी का शिकार रहेगा। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि एक शख्स एक स्टेज पे जो उसको मसला दरपेश है, डेवलपमेंटल क्राइसिस दरपेश है, उसको आसान तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व कर ले। अब देखते हैं वो कौन कौन सी 8 स्टेजेस हैं और अकॉर्डिंग टू एरिक्सन व्हाट आर द डिफरेंट crises that a person may face in any particular stage of development in his life. The first stage is what is called the trust versus
ट्रस्ट स्टेज। ये वो मकाम है जहां एक बच्चा जो है वो दूसरों को पे भरोसा करता है या नहीं करता। He either trusts or he mistrusts people around him. He has to choose. The developmental crisis is that he has to choose between trusting and not trusting or mistrusting. अगर तो बच्चे के घर वाले, उसके लोग, माँ बाप बहन भाई जो उसके साथ हैं, वो उसके साथ सिंपैथेटिक रवैया इख्तियार करते हैं, if they are ready to help the child, then the child would develop trust. The child would become a person who knows that others are there to help him, who knows that others can be trusted, who knows that if he is going through a crisis, in that particular crisis, other people would be able to help him. So he develops trust. Opposed to this is the mental state of what Erikson calls mistrust. If the children at home, if a child at home is mistreated, if his promises that are made to him are not kept, if he is let down, if he is not encouraged, if he is discouraged, then the child would develop what Erikson calls mistrust. He would not have confidence in people around him. He would not be able to develop self-confidence. And that is a kind of a barrier in progressive development, healthy development of a child. तो पहली स्टेज तो ये है जिसमें बच्चा जो है वो ट्रस्ट या मिसट्रस्ट के दरमियान वैसिलेट करता है, एंड द वे ही इज ट्रीटेड एंड द वे ही ग्रोज वुड अल्टीमेटली लीड टू हिज बिकमिंग ए चाइल्ड हु इज ट्रस्टिंग और हिज बिकमिंग ए चाइल्ड हु इज नॉन ट्रस्टिंग। दूसरी स्टेज जिसका एरिक्सन जिक्र करता है और जिसका उसने नाम दिया ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट या ऑटोनॉमी वर्सेस शेम जो है, ये स्टेज जो है ये तकरीबन 18 माह की उम्र से लेके तकरीबन 3 बरस तक की उम्र तक ये मुहित है। इसमें बच्चा जो है दो चीजें, जैसे पहले ट्रस्ट और मिसट्रस्ट था, अब उसमें दो चीजें कौन सी हैं? नंबर 1 ऑटोनॉमी एंड नंबर 2 डाउट और शेम। ऑटोनॉमी क्या है? ऑटोनॉमी मीन्स ही वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। वो घूमना फिरना चाहता है, वो अपने इर्द गिर्द की जिंदगी को, अपनी एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करके देखना चाहता है। वो चाहता है कि वो घूमे फिरे, उसकी क्यूरोसिटी जो है दैट इज टेकिंग द बेटर ऑफ हिम एंड दैट इज पुशिंग हिम ऑन, एगिंग हिम टू लुक अराउंड एंड टू बिकम more and more independent, to explore, to go forward, to see, to judge, to get hurt, to be happy, to get sorrowful, all of these things. He wants to do that, and that is the expression of his autonomy or independence. दूसरी तरफ अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो जो इसका जो दूसरा एंगल है, इसकी जो इस स्टेज की द अदर साइड ऑफ द स्टेज इज व्हाट एरिक्सन कॉल्स डाउट और शेम. ही बिकम्स डाउटफुल वेदर आई एम कॉम्पिटेंट इनफ टू एक्सप्लोर, whether I'm competent enough to go forward and be independent, explore the new world around me, explore other people, relationships, new things, trees, birds, relationships, all of these. If he does not explore these, then he becomes a victim of his doubt
or his shame. So the child is going through from about the 18th month to about the 3rd year through this stage which Erikson calls the stage of autonomy versus doubt or autonomy versus shame. इसकी रेजोल्यूशन जो है स्टेज की, इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना बच्चे के लिए निहायत इम्पॉर्टेंट है. वो बच्चा जो इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर लेता है, जो अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट कर लेता है, इजहार कर लेता है अपनी आज़ादी फ़िक्र व अमल का, वो क्रिएटिव और वेल एडजस्टेड है. और वो बच्चा जो अपनी ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस का या फ्रीडम का सही तरह से इजहार नहीं कर पाता, वो शिकार रहता है या ही कम्स अंडर द बर्डन ऑफ डाउट एंड शेम. वो बच्चे जो ज्यादा शाई दिखाई दें आपको क्लास में, वो बच्चे who are not self-confident in your classes, in your environment that you see move around, they are children between the ages of 18 months to about 3 years. They are the children who have not been able to resolve the proper crisis appearing at this stage, and they are victims of doubt and shame. ये एरिक्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है. तीसरी स्टेज जो है, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि एरिक्सन टॉक्स अबाउट 8 stages. We are on the 3rd stage. The 3rd stage begins around the year of 3 and goes up to the about 10th year of a child's development. 3 बरस से लेके 10 बरस तक जो है, ये बच्चा अपनी नशो-नुमा की तीसरी स्टेज से गुजर रहा है. This stage is called the initiative and guilt stage, or when the child's development is characterized by initiative and guilt. इससे क्या मुराद है? At this stage, the child has an option of taking initiative in his life. Should I develop that relationship? Should I do this? Should I be rude? Should I be expressing my thoughts all the time? Should I give vent to my anger? Should I go forward and talk to that person? Should I now avoid meeting that person? All of these are choices available to him in terms of initiatives. So the child has, on one hand, these choices available to him that he can take the initiative of life situations. And then, when he takes the initiative might result in guilt. अगर उसने अपने मिसाल के तौर पर जज्बात का खुला इजहार कर दिया, that is an example of taking an initiative of expressing one's emotions freely. When a child does that, then the child might feel guilty. उसको एहसास जुर्म हो सकता है. वो सोच सकता है कि अपने जज्बात के इजहार से दूसरा शख्स जो है वो हर्ट हो रहा है, या दूसरे शख्स को उसके जज्बात का वाज़े इजहार पसंद नहीं आ रहा. ख़ास तौर पर ये गिल्ट जो है, ये वालिदैन और बड़े लोगों से मुतल्लिक होती है. एहसास जुर्म जो है बच्चों में, ये आम तौर पर उस वक्त पैदा होता है जब बच्चे समझते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी हरकत की है, कोई ऐसी बात की है, कोई ऐसा ख्याल सोचा है जो बच्चों के ख्याल में बड़े जो हैं मुनासिब नहीं समझते. जब बच्चा इस फीलिंग से गुजरता है that he has taken the initiative, he has said something or he has done something which others, elders around him do not like, do not appreciate, that feeling is the feeling of guilt. So the child is now at this 3rd stage in Erikson's developmental theory, is going through
the stage of taking initiative, and as a result of taking that initiative, feeling guilty as a consequence of taking the initiative. चौथी स्टेज जो है एरिक्सन के पॉइंट ऑफ व्यू में, that is what he calls the industry versus inferiority stage. That begins around the 6th year of a child's life and goes up to about 12 years of a child's life. यानी ये छठे बरस से लेके तकरीबन 12वें बरस तक बच्चा जो है वो इस स्टेज से गुजर रहा है. इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज. अब ये क्या चीज है और एरिक्सन इसके बारे में हमें क्या बताता है? एरिक्सन का ख्याल है कि इस स्टेज में, जैसे पहली 2 स्टेजेस में, 3 स्टेजेस में बच्चों के पास 2 चॉइसेस अवेलेबल थी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट फॉर इंस्टेंस, इससे स्टेज जो हमने पहले आपको बताई. इसी तरह से अब जो बच्चे के पास चॉइसेस अवेलेबल हैं वो ये हैं कि क्या वो मेहनत करे, या अगर वो मेहनत से किनारा कशी करे, अवॉइड करे, तो फिर उसको इन्फीरियरिटी की फीलिंग होगी, उसको कमतरी का एहसास होगा. सो ही हैज टू सिलेक्ट बिटवीन हिज desire and his tendency and his motivation to be industrious. वो मेहनत की तरफ अपने आप को माइल करे, मेहनत करे, और अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर वो मेहनत नहीं करता, अगर वो अल्लाह ताला की खुदादात सलाहियतों का भरपूर फायदा नहीं उठाता, उनकी नशोनुमा के मौके अपने आप को फराहम नहीं करता, एक बच्चा मेहनत नहीं करता, तो फिर वो इन्फीरियरिटी का शिकार होगा, एहसास कमतरी का शिकार होगा. वो बच्चे, इन एरिक्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन एक्सप्लेनिंग एरिक्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, those children who are industrious, who put in hard work at whatever they are doing. We are not talking of hard work only in terms of one's school courses. We are also talking about hard work in terms of developing social relationships. We are also talking about hard work in terms of extracurricular activities, debate, dramatics. We are also talking about hard work in terms of sports. देखें, इस गलत फहमी में आप न रहें कि 21वीं सदी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स जो हैं वो उतनी रिवॉर्डिंग नहीं हैं जितनी आज से कुछ बरस पहले थी. Fortunately, extracurricular activities and sports activities, extracurricular activities such as dramatics, such as sports, such as acting, such as debates, and extracurricular activities such as competitive sports, ये अब बहुत ही बड़ी लुक्रेटिव बिजनेसेस हैं. आप जानते हैं कि दुनिया में जो टॉप के स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, दे आर नॉट मल्टी मिलियनियर्स, दे आर मल्टी बिलियनियर्स. वो लखपति करोड़पति ही नहीं हैं, बल्कि वो अरबपति भी बन चुके हैं. तो इसलिए स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मसलन टीवी पे काम करना, मसलन स्टेज पे काम करना, मसलन फिल्म में काम करना, ये निहायत बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग काम है. इसी तरह से खेलों में हिस्सा लेना बहुत ही रिवॉर्डिंग काम बन चुका है. वो पहली जो बात थी, जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होवोगे खराब. अब ये नहीं रहा. अगर आप
और आपके बच्चे खेल कूद में इंडस्ट्रियस हैं, मेहनत करते हैं, mark my words, if they are industrious, as Erickson points out, even in sports, even in extracurricular activities, then they would end up as extremely high profile, successful, rich people in the world. आप देखें क्रिकेट में, आप देखें टेनिस में, आप देखें एथलेटिक्स में, आप देखें किश्ती रानी में, आप देखें घोड़सवारी में, कोई भी खेल आप ले, बास्केटबॉल ले लें, फुटबॉल ले लें, कोई भी खेल आप ले लें, उसमें जो इंडस्ट्रियस लोग हैं, इंडस्ट्रियस यूथ है, वो जो मेहनत करते हैं, जो अपने आप को उस पर अप्लाई करते हैं, वो दुनिया में बहुत बड़ा मकाम हासिल करने में कामयाब हैं और सिर्फ इज्जत की निगाह से ही नहीं देखे जाते, इज्जत की निगाह से तो यकीनन देखे जाते हैं, उसके साथ साथ वो लखपति और करोड़पति भी हैं, उनके लाइफस्टाइल्स भी ऐसे हैं। गाने वाले, फिल्म एक्टर्स, स्टेज एक्टर्स, ये तमाम लोग जो हैं, इफ दे आर इंडस्ट्रियस इन देयर स्फीयर्स, then they end up at the top of the rung in society and in social order. तो इस गलत फहमी में अब आप मुब्तला ना रहिएगा और किसी को भी मुब्तला नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई में ही इंडस्ट्री की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, और अगर आप पढ़ाई में ही मेहनत करेंगे तो आप जिंदगी में कामयाब होंगे, ये यकीनन दुरुस्त है। अगर आप पढ़ाई में, लिखाई में मेहनत करेंगे तो यकीनन आप कामयाब होंगे, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मेहनती हैं, इंडस्ट्रियस हैं, इवन इन स्पोर्ट्स, इवन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, करोड़पति बन सकते हैं आप। दुनिया में आप लोगों के व्यूज बदलने में एक बहुत अहम मकाम हासिल कर सकते हैं। Obviously, you can think of many characters from television who have gained a very high profile. You can think of many sports people who have gained a very high profile in people's point of view, in people's ideas, and they have gained that not as a result of wasting their time, but as a result of being industrious. तो इसलिए जो ये एरिक्सन कह रहे हैं that the stage, that the fourth stage that he talks about, that children pass through, which he calls industry versus inferiority stage, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्कॉलिस्टिक्स का या स्कॉलरली परस्यूट्स का जिक्र नहीं हो रहा। इंडस्ट्री में भी मेहनत, hard work may be applicable equally in extracurricular activities or in sports, and that would lead to a person becoming a top grade individual in the world. So what is important from Ericksonian point of view is that the child at the fourth stage of development has to make a choice between being industrious or suffering from inferiority. That is the fourth stage that Erickson talks about. The fifth stage that Erickson talks about is what he calls identity versus role confusion stage. इस मकाम पर अब बच्चा जो है, that is the fifth stage of development, the child has to develop, has to choose what is his identity? Who is he? What is his identity? Where does he stand vis-a-vis other people? Does he have clear ideas or confusion? He is not clear about his identity. He is not clear about his background, about his aspirations, about his weak and strong points.
He doesn't know his direction. He is confused. He is at a stage in his life, at a certain point. He doesn't know where is he going. हमारे अक्सर बच्चे इस स्टेज से गुजरते हैं. आपने भी महसूस किया होगा, आपने भी देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो क्लियर नहीं है एज टू व्हाट आर देयर गोल्स, क्लियर नहीं है हु आर दे, क्लियर नहीं है वो क्या चाहते हैं, क्लियर नहीं है कि उनकी अपनी वीकनेसेस क्या हैं, वो क्लियर नहीं है कि उनके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं. एंड दैट इज द फिफ्थ स्टेज दैट Erikson talks about, the stage that he describes as identity versus role confusion stage. बच्चा अपनी इनफरादियत इस स्टेज पे डेवलप करने के काबिल है और उसको करनी चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो अपने रोल से, अपनी आइडेंटिटी से, अपनी इनफरादियत से कंफ्यूज्ड है. उसको नहीं पता कि वो क्या है, उसको किधर जाना है. क्या आपने ये महसूस किया कि ऐसे ही बच्चे देखते हैं और सोचते हैं? डू चिल्ड्रन इन योर एक्सपीरियंस गो थ्रू, डिड यू, इफ यू लुक बैक, डिड यू go through the stage of identity versus role confusion, when you did not know who exactly were you and then you worked at it? If you work at it, if a person works at it, if a person is industrious, जैसे हमने पहले जिक्र किया, अगर वो मेहनत का तलबगार है, वो मेहनत से दामन नहीं बचाता, तो उस सूरत में उसकी ये स्टेज जो है, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन स्टेज, ये क्लियर हो जाएगी. द की हियर इज इंडस्ट्री. द की टू दिस रेजोल्यूशन of identity versus confusion is that a person applies, वो कोशिश करता है कि अपनी आइडेंटिटी को क्लैरिफाई करे. मैं क्या हूं, मैं क्या चाहता हूं, मुझे किधर जाना चाहिए, मेरे ताल्लुकात क्या हैं, मेरे ताल्लुकात क्या होने चाहिए, मेरे अम्मी अब्बू बहन भाई मामा चाचा से कैसे कैसे ताल्लुकात हैं और इनको मुझे कैसे बनाना चाहिए. व्हाट इज it that I want in life? Do I want to be a sports person? Do I want to be a scholar? Do I want to be a debater? Do I want to be an actor? Do I want to be a hockey or a cricket player? Do I want to appear on stage? Am I a good actor? Can I act? Am I a good teacher? Can I be a good doctor? What kind of a doctor can I be? Can I have a laboratory and run a laboratory as a doctor, as a medical doctor? Or can I be a doctor who's done his PhD and has complete grasp over a subject? ये तमाम बातें जो हैं, ये उस एक बच्चे की, एक शख्स की, एक यंग एडोलेसेंट की आइडेंटिटी का हिस्सा हैं. और जब वो इनको पहचान लेता है तो उस स्टेज में उसको सुकून और तस्कीन मुहैया होती है. और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसका रोल जो है वो कंफ्यूज्ड रहता है और वो गैर इत्मीनान और वो गैर तस्कीन का एक शिकार रहता है. द सिक्स्थ स्टेज दैट एरिक्सन टॉक्स अबाउट इज कॉल्ड इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज. अब बच्चा जो है वो अपनी जात से थोड़ा सा आगे निकल के चाहता है कि वो रिलेशनशिप्स बनाए. अब उसकी डिमांड, उसकी डेवलपमेंट इस स्टेज पर पहुंच गई है, फ्रॉम एरिक्सोनियन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट ही वांट्स टू डेवलप रिलेशनशिप्स with others of the same sex, of the opposite sex, of the same age, of younger age, of older age. वो चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंटीमेट हों, वो अपने कॉन्फिडेंसेस, अपने फियर्स, अपनी डिजायर्स, अपनी ख्वाहिशात जो है
वो दूसरों के साथ एक्सचेंज करना चाहता है, बांटना चाहता है, शेयर करना चाहता है. And then opposed to that is the other choice available to him, that is remaining isolated, remaining aloof, not sharing his inner thoughts, his fears, his aspirations, his ideas, his goals that he wants to achieve in life, his barriers, his hindrances that he sees that are in between himself and his goals. अगर वो ये शेयर नहीं कर पा रहा तो वो आइसोलेशन का शिकार है. The child therefore at this stage has to select between intimacy and isolation. On one hand, the choice available to him is that he can be intimate, and with intimacy comes sharing. But intimacy also involves sacrifice. देखिए, जब आप किसी शख्स के साथ कोई ताल्लुक उस्तवार करते हैं तो ये ताल्लुक जो है, रिलेशनशिप जो है, particularly a relationship of intimacy in the sense of sharing deeper inner thoughts, ideas, emotions, sentiments, fears. This is what intimacy is, that you share. When you do this, then of course it's a two-way street. Then you have to, of course, listen to the other person also sharing his intimacies or intimate points of view with you. तो ये जहां आपको ये एडवांटेज है that you can share your intimate sentiments and emotions with other people and unburden yourself and clarify your vision, आपको इसमें input भी है. You have to listen to the other person's intimate point of view. Intimacy sometimes can be very threatening also in psychological sense. वो threatening ऐसे हो सकती है कि जो दूसरे की ख्वाहिशात हैं, जो दूसरे के डर हैं, fears हैं, they are really overwhelming for you. That's why the intimacy is sometimes a threatening situation. कुछ लोग जिंदगी भर, जिनको हम ऐसे लोग जिनको हम कहेंगे जो ज़हनी मरीज हैं या ज़हनी मसाइल का शिकार हैं, एक वजह उसमें यह भी होती है that those people are incapable of or are afraid of developing intimate relationships. Intimate relationships involve a give and take of sharing of emotions, and that could be a dangerous interaction. तो इसलिए intimacy से लोगों को डर भी लगता है और बच्चे को भी डर लगता है. What if the बच्चा feels, the child feels, what if I share my fears with somebody and that person then goes and shares my fears with other people, so other people would discover that I am a timid and a coward person. This is the fear in intimacy. यही fear जो है, ये बच्चे को intimate होने से रोक सकता है. अगर बच्चा, if the child gives in, if the adolescent gives in to this fear of intimacy, then he would suffer from what Erikson calls the isolation stage. Then he is left alone. जहां intimacy में एक खुशी या इत्मीनान का एंगल यह है that you can share. Not being intimate would lead to isolation, and isolation means that you have not shared your inner fears, your inner desires with other people, and therefore you are feeling isolated, you are feeling alone. The feeling of loneliness is a psychological phenomena also. आप कोई एक शख्स जो है वो एक ग्रोह में भी तन्हा हो सकता है. जरा गौर कीजिए इस बात पर. He is amongst people, but he is feeling lonely and isolated because he has not developed intimate relationships or warm relationships with the people that he is moving around.
and another person might be in isolation or in company of just one or two people and not feel isolated. ये भी हो सकता है, जैसे गालिब ने कहा, कि वो तन्हा होने के बावजूद अपने आप को एक ग्रोह में महसूस करे. तो इस तरह से अगर एक शख्स इंटीमेट रिलेशंस डेवलप करेगा in terms of exchange of inner ideas, inner thoughts, deeper fears, deeper levels of aspiration, then that person would feel satisfied. If he avoids those intimate relationships, then the person would become isolated and feel lonely. तो ये जो है, ये एरिक्सन के ख्याल में 6th stage है. The child has to learn to resolve this stage, whether he wants to develop intimate relations or whether he is happy in his isolation. Intimacy has its own price. Isolation has its own price. हर चीज का कोई ना कोई प्राइस टैग तो है. इंटीमेसी का प्राइस टैग है फियर. इंटीमेसी का प्राइस टैग है इनपुट. अगर आप इस प्राइस टैक्स को अवॉइड करेंगे, then then a person would become isolated, and that the price tag for isolation is a person is lonely. A person doesn't share. A person does not have any guidance available to him. तो ये प्रॉब्लम जो है, ये 6th stage डिस्कस कर रहा है एरिक्सन, that the problem arises in terms of developing intimate relationships, or the other choice is becoming isolated. The child has to make a choice in this stage, whether to become intimate or to become isolation. Both of these have their price tags. Both of these have their advantages. Both of these have their disadvantages. The child has to learn to resolve it. And then is the 7th stage. The 7th stage is what Erikson calls generativity versus stagnation stage. Generativity means कि एक बंदा अपनी जिंदगी में नए नए तजुर्बात लाता है. He regenerates himself. He relives. He continues to expand and be creative. Or a person gets stuck and remains stagnant. Stagnant का मतलब जैसे खड़ा हुआ पानी. खड़े हुए पानी में क्या प्रॉब्लम है, आप सब जानते हैं कि उसमें तरह तरह की कसाफतें पैदा हो सकती हैं, उसमें जर्म्स पैदा हो सकते हैं. और चलते पानी में जनरेटिविटी, जिसको ये कह रहा है और जिसकी हम मिसाल दे रहे हैं, सिमली दे रहे हैं चलते पानी के साथ, दैट इज व्हेन ए पर्सन reinvents himself, when a person goes and relives his life and chooses to be a parent and chooses to be a guide or chooses to be guided and chooses to be mentored. Mentored होता है कि आपको कोई रास्ता दिखाने वाला जो शख्स है, उसको हम mentor कहते हैं, mentor. A person can be a mentor or can choose a mentor, and that would lead to his generativity, कि वो जिंदगी के नए नए तरीके सीखेगा. वही जिंदगी है, वही लोग हैं, वही पढ़ाई लिखाई है, वही कारोबार है, वही रूटीन है, लेकिन उसमें he has been able to introduce new things, constructive things. And that is an expression of generativity, that a person has developed new angles of looking at old things, that a person can derive different kinds of pleasures from the same experiences. Or the stage is marked by the other extreme, where what Erikson calls the stagnation stage, that he or the person
does not regenerate himself, does not look at himself in a different angle, does not try new experiences, does not discover new paths, does not develop new social relations, does not develop new ways of looking at the same old relationships. If the person remains that way, then the person is at a stagnation stage. So the seventh stage that Erikson talks about is what is called generativity versus stagnation stage. On the one hand, the child or the young adult has the option of reinventing himself, looking at the same life from a different angle, from a different point of view, from a more creative, constructive angle, from a more creative, constructive point of view. Or he looks at it in the same old routine that he used to look at it, that he remains stagnated, as if he's trapped in stagnant water. So ये stage जो है, this is what Erikson calls the seventh stage of development that a child or a young adult is faced with when he has to make a choice between generativity and stagnation. What do you think should a person do? Should he opt for generativity, or should he forget about generativity and remain fixated? Well, if he remains fixated, that is a most dissatisfying life experience. That is why generativity is a proper, healthy, wise option, and stagnation is an improper, unhealthy and unwise option. आपको और जो आपके तुलबा हैं, आपको ख़ास तौर पे उनका ख्याल रखना होगा कि वो जनरेटिविटी की तरफ गामजन रहें, वो नए नए ख्यालात अपने जहन में लाएं, वो नए नए एक्सपीरियंसेस करें. उसमें जाहिर है नए ख्यालात और नए एक्सपीरियंसेस में देयर आर डेंजरस ऑफ फेलियर, देयर आर डेंजर्स ऑफ फेलियर, देयर आर डेंजर्स ऑफ बैकलैश, कि लोगों के रिएक्शन जो हैं वो नाखुशगवार हो सकते हैं. बट देन दैट इज द ऑप्शन दैट द चाइल्ड हैज टू लर्न टू सिलेक्ट. अगर वो जनरेटिविटी सिलेक्ट करता है तो उसकी जिंदगी पुरसुकून, हेल्दी, तसल्ली बख्श होगी. और अगर वो जनरेटिविटी सिलेक्ट नहीं करता तो फिर उसकी जिंदगी स्टैग्नेंट वाटर्स की तरह है, खड़े पानी की तरह है, जिसमें उसको हेल्दी और वाइज चॉइसेस अवेलेबल नहीं होंगी. So that is the seventh stage. Let us look at the next stage, the eighth stage, and the last stage that Erikson talks about. The last stage that Erikson talks about is what he calls the ego integrity versus despair stage. अब अपना जिंदगी का उसने हर तरह से चॉइसेस एक्सरसाइज कर ली. अब उसको देखना है कि वो है कौन, उसकी आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ हिज सेल्फ क्या है. और अगर वो ऐसा नहीं देख पाता तो वो मायूसी का, डिस्पेयर का शिकार होगा. A young adult, a person has to find at this stage of his development who is he and what does he want. Has he been able to accomplish whatever he wanted in his life, or has he not been able to accomplish whatever he wanted in his life? Has he given a best shot that was available to him to the life situations, or did he hold back? If he held back, अगर वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से गुजार नहीं सका, तो वो फिर मायूसी का शिकार होगा. और अगर वो अपनी जिंदगी पे रिफ्लेक्ट करके ये कहे कि मैंने अपनी जिंदगी को सेटिस्फाइड तरीके से गुजारा है और मुझे ऐसे ही गुजारना चाहिए था, तो फिर वो ईगो आइडेंटिटी होगी उसमें, एंड ही वुड फील सेटिस्फाइड. Acceptance of himself would lead to satisfaction.
lack of satisfaction, lack of acceptance of self would lead to sadness. आपने देखा होगा कि कुछ बड़ी उम्र के लोग उदास रहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी दुरुस्त तरह से नहीं गुजारी। वो समझते हैं कि उनमें जो खामियां हैं वो उनमें नहीं होनी चाहिए थी। इंसान गलतियों का पुतला है। हर शख्स में गलतियां हैं, खामियां हैं। हर शख्स में, आप में, मुझ में, हम गलतियों के और खामियों के एक मुजस्समे हैं। तो इसलिए यह कहना कि कोई शख्स गलती से या खामियों से पाक है, दुरुस्त नहीं। और अगर कोई शख्स यह समझता रहेगा कि वो गलतियों से और खामियों से पाक हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वो डिस्पेयर का या नाउमीदी का शिकार होगा, और नाउमीदी जो है वो उसकी सैडनेस का बायस बनेगी। लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, सैडनेस इन लाइफ would be his share, and that is the last stage of development, that the person has to choose between ego identity. What is he? Has he accepted himself with all his faults, with all his strong points, with all his shortcomings? मुझ में ये खामियां हैं, मुझ में ये खूबियां हैं। चलिए मैं अपनी खामियों को एक्सेप्ट करूं और कहूं कि अच्छा, अल्लाह ताला मुझे इस बात की हिम्मत दे, जसारत दे, हौसला दे कि मैं अपनी खामियों को एक्सेप्ट करके इनको ओवरकम कर सकूं। दैट इज द वे टू एक्सेप्टेंस। डिनाइंग योर वीकनेसेस, नॉट एक्सेप्टिंग देम, होल्डिंग अदर पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वीकनेसेस। मुझ में ये वीकनेस इसलिए है क्योंकि मैंने फलां बात की थी। तो फिर आप अपनी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन का नहीं बल्कि डिस्पेयर का शिकार रहेंगे। ये एरिक्सन की लास्ट स्टेज है। हर स्टेज जो है वो डिमांड करती है एक शख्स से दैट द पर्सन शुड रिजॉल्व दैट क्राइसिस दैट अपीयर्स एट दैट स्टेज इन ए रिस्पेक्टेबल, इन एन एक्सेप्टेबल मैनर। जब आप पढ़ा रहे हैं, जब आप बच्चों को समझा रहे हैं, तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि बच्चों की क्रोनोलॉजिकल फिजिकल एज क्या है और एरिक्सन का नुक्ता नजर क्या है, और उन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको देखना है कि बच्चा कौन सी स्टेज से गुजर रहा है। और अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे, द डेवलपमेंटल स्टेजेस एज पॉइंटेड आउट बाय एरिक्सन, then you would become a better teacher. Then you would be able to convey to people what you want to convey. Then you would have a better understanding with your students. So keep in mind Ericksonian point of view of stages of development in order for you to become a better teacher. अगली दफे इसी टॉपिक से मुतल्लिक, एजुकेशनल साइकोलॉजी से मुतल्लिक कुछ और गुजारिशात करेंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।